हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी TRE 4 से रिलेटेड जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है उसके बारे में। इसमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जिससे आप अपने एक सीट कन्फर्म कर लो। क्योंकि मैं भी अपने जो TRE 1, 2, 3 का जो एग्ज़ाम है ना, उसको देख के ही मैं सीखी हूँ। क्योंकि मेरा TRE 1 में नहीं हुआ था, TRE 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मुझे पता चला कि मैं कुछ तो गलतियाँ कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं प्रॉपर बैच लेके पढ़ रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने गलतियाँ की थी TRE 1 में, TRE 2 में। फिर मैंने उस गलतियों से सीख के जब TRE 3 के लिए मैंने खुद से वो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया, खुद से जब मैंने इसको लिखा, तो हाँ, मेरा सिलेक्शन TRE 3 में हो गया। तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो BPSC TRE का जो सिलेबस है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, बट हाँ, TRE 1, 2 और 3 जो हुआ तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका सिलेबस भी बताया गया है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने इसका सिलेबस भी डिफाइन किया है। तो जो इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही मतलब वास्ट बोल सकते हो कि वास्ट सिलेबस है, बट इतना भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बस एक प्रॉपर आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें उसका जो सिलेबस है ना उसके बारे में जानना है। तो उसका सिलेबस है क्या, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आराम से उसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सिलेबस जो है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है पहले सिलेबस। अगर सिलेबस हम अच्छे से समझ लिए ना, तो हमारे लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और हम अपना एक सीट से भी पक्का कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और दोनों ही पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। अब देखिए, पार्ट ए में क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपके, और ये जो है वो टोटल 22 मार्क्स हिंदी पूछे जाते हैं इसमें, 22 मार्क्स की उर्दू और बांग्ला ये भी पूछे जाते हैं। और जो 8 मार्क्स का है ना, वो क्या पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है। यानी कि जो लैंग्वेज में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो इंग्लिश सब में कंपलसरी 8 मार्क्स का होता है, और हिंदी वो 22 मार्क्स का आता है। मतलब टोटल जो लैंग्वेज का जो हमारा मार्क्स है वो होता है 30 मार्क्स का, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 8 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ऐसे तो बोलते इसको क्वालिफाइंग नेचर का है, बट जो मेरिट बनता है ना उसमें ये अपना रोल अदा कर देता है। तो इसमें भी आपको अच्छे से इसको भी करना है। तो इसको पढ़ने के लिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक्स है वो इंग्लिश के लिए आपको वो तो आ जाएगा, इसमें पैसेज आ जाएंगे, फिर इसमें नॉर्मल आर्टिकल्स आ जाएंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इजी से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इंग्लिश आप आराम से कर लोगे। और हिंदी में भी आपको क्या रहते हैं, पैराग्राफ रहते हैं, अनुच्छेद रहते हैं। और फिर हिंदी व्याकरण से वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और कुछ कुछ कभी जो है साहित्य से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे TRE 2 में पूरा साहित्य से क्वेश्चन ही क्वालिफाइंग वाले में भी पूछा हुआ था। तो ये सब भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर कर लेना है। और इतना करने के बाद अब आते पार्ट बी, जो जनरल पेपर है, जो 120 मार्क्स का है। और इसमें आपको अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना होगा अपना एक सीट सिक्योर करने के लिए, क्योंकि TRE 4 में कंपटीशन हाई होने वाला है। बट डोंट वरी, घबराइए नहीं। बस एक जो मैं बता रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करो, उस टॉपिक पे फोकस करो। तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ना वो है साइंस है, सोशल साइंस, करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, EVS, और कुछ मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस रहते हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ सकते हो, छोड़ने वाला बात नहीं है। बट हाँ, आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो, किसी को कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको क्या होना चाहिए कि आपको इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और अब मैं आपको इस सभी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छा मात्रा में इससे क्वेश्चन रहता है, जो मैं आगे बताऊंगी कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, EVS और मिसलेनियस, ये सारे सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। बस आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में जो मैं बता रही हूँ इसको फॉलो करके अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हो। सो चलिए
आगे अब देखते हैं जैसे कि साइंस प्लस ईवीएस ये दोनों मिला के हमेशा से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 18 से 20। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट इनसे मैक्सिमम जो है 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए। हिस्ट्री से पूछ जाते हैं 14 से 16, कभी कभी 18 भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 15 भी पूछे गए हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको 14 से 16 क्वेश्चन आने हैं। ज्योग्राफी तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही पूछ जाते हैं, 20 से 22-23 क्वेश्चन इसमें हमेशा पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। उसके बाद आता है पॉलिटी से 7 से 9 क्वेश्चन एवरेज पूछे गए। जैसे TRE 3 में उसमें 5 ही क्वेश्चन आया था जो पेपर लीक हुआ था उस टाइम वाले में, लेकिन इससे भी 7 से 9 क्वेश्चन पूछ जाते हैं पॉलिटी से भी। फिर करंट अफेयर में 13 से 15 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर मैथ और रीजनिंग से हमेशा 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे इसमें 15 से कम तो नहीं रहते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। दोनों में मैथ्स का 15 से 16 और रीजनिंग का 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। जो साइंस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है साइंस में, अब सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो करने हैं। जैसे इसमें आपको करना है लेंस से क्वेश्चन रहते हैं, प्रिज्म से क्वेश्चन रहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि जो करंट फील्ड होता है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फील्ड होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। फिर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो प्रकाश है, जो परावर्तन और अपवर्तन है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर है प्रकाश तरंग यानी कि लाइट वेव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फंडामेंटल यूनिट है ना, उसके SI से भी क्वेश्चन रहते हैं। मतलब SI यूनिट भी आपको फिजिक्स का देख के जाना है, सारा का सारा SI यूनिट से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आते हैं बायो पे, जो बायोलॉजी है ना, जीव विज्ञान, उससे जो आपके क्वेश्चन है वो रहते हैं हेरिडिटी से, अनुवांशिकी से क्वेश्चन रहते हैं। फिर जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी TRE 1, 2, 3 तीनों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी है, जैसे कि पादप जगत का वर्गीकरण है वो, फिर जो प्लांट हार्मोन है, जो पौधे का जो हार्मोन है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। और मानव जो ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ह्यूमन डिजीज, जो मानव रोग है वो, फिर विटामिन, उसके प्रकार, उसके साइंटिफिक नेम, उसके केमिकल नेम, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। फिर न्यूरॉन सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, न्यूरॉन से भी क्वेश्चन रहते हैं। और जितने भी इसकी जो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इससे भी क्वेश्चन 1-2 इससे भी रहते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो है एसिड, बेस और साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और अम्ल। जो pH वैल्यू है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो केमिकल फॉर्मूलाज है उससे, जो उत्प्रेरक है उससे क्वेश्चन रहते हैं। और फिर जितने भी बेसिक आपके जो फॉर्मूलाज है या फिर केमिकल नेम है उससे क्वेश्चन रहते हैं। और जो हमारा जो रिएक्शन होता है ना, उससे भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ सकते हो, एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। मैं सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवा रही हूँ। जैसे कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उससे क्वेश्चन रहते हैं। कांग्रेस के गठन के पूर्व की जो राजनीति थी, कांग्रेस का गठन होने से पहले की जो राजनीति है उसको पढ़ के जाना है। फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 तक जो हुआ था, उससे क्वेश्चन रहते हैं। फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, फिर विभाजन विरोधी आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट, सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्रांतिकारी आंदोलन का काल। और जो जितने भी मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन ये सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, तीनों में पूछे गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जो कि 20 से 22 क्वेश्चन, हमारे 23 क्वेश्चन हमारे हाथ में देके जाता है। इसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसमें जो है वो है जलवायु, क्लाइमेट से, मौसम से, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, फिर जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है पृथ्वी के मंडल, फिर भूगोलीय निर्देशक प्रणाली, फिर है भौतिक भूगोल, जलवायु प्रदेश, फिर भूगर्भ चट्टान और प्लेट, जो हमारा अर्थक्वेक है, वोल्केनो, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछे गए हैं। जो स्थल रूप है वो, फिर है जो वोल्केनो का रूप है, जो उसके टाइप्स है, उसके भी क्वेश्चन पूछे गए। फिर मानव भूगोल, मनुष्य एवं पर्यावरण से भी क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिला है। संसाधन, फिर
प्रदूषण हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, कृषि हो गया, और इन सब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो उसमें खासकर जो कृषि, इससे तो क्वेश्चन अच्छा खासा आपको देखने को 2 या 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएगा। तो ये थे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं हम पॉलिटी की। तो पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपको उस 5 से 7 नंबर दे के जाएगा, वो टॉपिक्स आपको करना है। जो इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स है वो, फिर संविधान के जो भाग हैं, प्रमुख समिति, संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ और प्रमुख संविधान संशोधन, ये जितने टॉपिक्स बता रही हूँ, इस सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। ये सारे टॉपिक्स को आपको करके जाना है। करंट अफेयर, ये हमारा 13 से 15 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। और इसमें आप क्या करोगे ना कि जो लास्ट 8 मंथ है, कम से कम 8 मंथ का तो तैयार करना है। अगर आप 1 साल का कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और जो लास्ट 8 मंथ है ना, 8 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार रखना है। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? जो करेंटली में जो भी चल रहा है, चाहे वो कुछ भी, चाहे खेल हो, किसी तरह का आविष्कार हो, कोई मुख्यमंत्री हो, पर्व हो, किसी भी चीज़ जो करेंटली में आपका चल रहा है, उन सब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर है आप 8 महीने का कर लेना, कम से कम 8 महीने का तो करना ही है। और इसमें बिहार से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बस 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं बिहार से, 2 से 4 या 5 बहुत हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स के रहते हैं, तो वो देख लेना है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स से 15 से 16 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। अब इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है परसेंटेज, प्रतिशत, फिर LCM HCF, और फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, सिंप्लीफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हमारा मेंसुरेशन, इससे तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2D फिगर तो पूछ ही जाते हैं, कभी कभी 3D फिगर भी 1-2 पूछ लिए जाते हैं। फिर है क्वाड्रिक इक्वेशन, परसेंटेज, फिर है उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, एवरेज, डेसिमल्स, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, और एक जो हमारा फ्रैक्शन यानी कि बिन। तो इन सब से भी क्वेश्चन का अच्छा खासा पूछे जाते हैं, और हर बार पूछेगा, चाहे वो TRE 3 हो, TRE 1 हो, 2, सब में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग से भी 15 से 16 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जो कि है उसमें कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, सीरीज, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उससे रहते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर, कोडिंग, डिकोडिंग, और फिर फिगर काउंटिंग। इस तरह से इस सब टॉपिक से भी क्वेश्चन रहते हैं। आपको इससे एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना। जितने भी टॉपिक्स मैं बताई हूँ ना, इससे एक्स्ट्रा ही पढ़ना है। लेकिन हाँ, कम टाइम में आप इतना कर सकते हो। इसको लगता है कि बिल्कुल तैयारी नहीं की है, आप इन सब टॉपिक को करके अपने एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन TRE 1, 2, 3 तीनों में पूछे गए हैं। इतने ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इतना तो कर ही लेना है। इसके अलावा भी टॉपिक्स है जो आपको करना है। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम अपना एक सीट सिलेक्ट कर लें, अपना एक सीट इसमें पक्का कर लें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना कि आप अब पहले से भी पढ़ चुके होगे, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो भी। सबसे पहले क्या करो कि इजी टॉपिक से पढ़ना शुरू करो। जो भी टॉपिक्स आपको सबसे इजी लगे, जो आपको आता है ना, वहाँ से शुरुआत करो। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट पढ़ने में डेवलप होगा, और जैसे ही आपका इंटरेस्ट आएगा ना, आप हर टॉपिक को भी ईजिली कर लोगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इजी टॉपिक से पढ़ना शुरू कीजिए। सबको पता होता है कि उनका इजी टॉपिक क्या है, उनको कौन सा टॉपिक आसानी से समझ में आता है, तो वहाँ से शुरुआत कीजिए। उसके बाद है कि टॉपिक्स को समझो, ना कि रटो। मतलब आपको क्या करना है, टॉपिक को समझ के पढ़ना, रटो तो नहीं पढ़ना। छोटे बच्चे नहीं हम जो उसको रट लेंगे। हम जितना टॉपिक को समझेंगे उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा। पर हम रटेंगे, कुछ टाइम बाद उसको भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि सारे टॉपिक्स को समझ ले। जो भी डेट है उसको लिख के बार बार रिवाइज करें, उसको समझे, उसको डेली लाइफ से ना रिलेट कर ले। जैसे कोई भी डेट है उसको अपने बर्थडे से रिलेट कर लो, कोई कुछ ऐसा कर लो जो डेट आपको याद रहे, जो चीज़ सीन आपको याद रहे, उससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। फिर रिवीजन डेली करें। मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आज पढ़े हो, ऐसा नहीं कि अब उस टॉपिक हो गया छोड़ देना है, नहीं, उसको भी रिवाइज करते जाना है। आगे पढ़ना और पीछे का रिवाइज करते हुए जाना है। उसके बाद है हार्ड टॉपिक्स को किसी की मदद से पूरा करें। अब देखो, जो भी टॉपिक्स हार्ड है, जो आपको लग रहा है कि नहीं कर पा रहे, करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है ना, तो उसका खुद से मत पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और वो टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे डालो, कहीं से भी सर्च करो, किसी टीचर्स की हेल्प लो, ठीक है, तो वहाँ से आप उस टॉपिक को करो। हार्ड टॉपिक्स को करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप उसको किसी के हेल्प से करो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो टॉपिक वाइज है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब देखो, जब आप
पढ़ लोगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो वो टॉपिक्स आपको याद होते जाएगा, वो टॉपिक्स आपके माइंड में रहेगा। तो उसके बाद क्या करो, जो टॉपिक आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया हो, उस टॉपिक का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सेट लगाओ। तो क्या करना, और फिर देखो, जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, अगर उसमें आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 20 भी कर रहे हो ना, तो देखो अगर आपका 20 कर रहे हो, 15 प्लस ही जा रहा है, तो ठीक है, आपका टॉपिक आपका अच्छे से कवर है। बट आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि 10 प्लस ही सही हो रहा है, तो उस टॉपिक को फिर से देखो। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उस टॉपिक को आप वापस से देखो और उसको सॉल्व करो। उसके बाद है नेक्स्ट है कि PYQ। जो PYQ है ना, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप मतलब एक भी PYQ नहीं छोड़ना है, चाहे वो TRE 1 का, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का हो, TRE 2 का हो, TRE 3 का, जो पेपर कैंसिल हुआ उसका, फिर री एग्ज़ाम हुआ उसका, मतलब सारे PYQ पहले आपको कर जाने हैं। और उससे आपको क्या होगा, जब आप PYQ कर लोगे ना, तो आपको टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये वही टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं भी आपको बताई हूँ, सारे इंपॉर्टेंस टॉपिक ही हैं। तो उससे आपको सारा आइडिया लग जाएगा, आप मेरी बातों को भी रिलेट कर पाओगे उससे। तो PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूँगी, आप सबसे पहले कुछ नहीं भी पढ़े हो ना, तो पहले 1-2 PYQ लगा लो। PYQ लगा के देख लो, उससे आपको टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है। तो ये आप कर लेना। उसके बाद है कि जब आप ये सब कर लोगे ना, सारा टॉपिक्स वाइज आपका रिवीजन हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मॉक टेस्ट देना जितना संभव हो, जितना पॉसिबल हो, 5, 10, 15, जितना आप अपने अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उतना से उतना मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट लगाने का एक यही फ़ायदा है ना कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और हाँ, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो कोशिश करना कि OMR का प्रैक्टिस करें, मतलब OMR पे ही फिल करें। OMR पे फिल करो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम ऐसे उसमें टिक कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन भी बना रहे हो ना, तो सुबह फ़ोन में टिक कर रहे हैं, या फिर आप किसी के पास प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट से लगा रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसमें बस पेंसिल से टिक कर देते हो। तो वो नहीं करना। OMR का वो PDF निकाल लेना, या फिर ले आना खरीद के, और उसमें को सर्कल करना, क्योंकि सर्कल करने में अच्छा खासा टाइम जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस टिप्स है जो कि मैं खुद फॉलो की हूँ, क्योंकि जब TRE 1 और 2 में मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से नहीं हो रहा। फिर ये सारे टॉपिक्स, जितने भी टिप्स हैं ना, वो सारे मैंने आजमाए, खुद से मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, तब जाके सिलेक्शन मेरा TRE 3 में फाइनली हो गया। तो इसलिए मैं सोची कि मैं आप लोग को भी गाइड करूँ कि आप इस तरह से करो, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो उस टाइम क्या है ना कि हमारा अंदर से हमारा कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जबकि ये मत बोलो कि आप पहले से पढ़ रहे हो, सब माइंड में है, बस रिवीजन की नीड है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की नीड है। बस खुद में कॉन्फिडेंट रहो, और हाँ, होगा और ज़रूर होगा। तो ये सारे टिप्स आप फॉलो करके देखो, और हाँ, रेगुलर करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। एक दिन में 10 घंटा पढ़ लिया और दोबारा दिन बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो ऐसा नहीं है। आप रोज़ का जितना आप टाइम निकाल सकते हो ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो अभी से, क्योंकि आप टाइम कम मिलने वाला है। आप मेरे इस टिप्स को ना 10 से 15 दिन फॉलो करके देखो, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। इसको प्लीज़ फॉलो करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि आप NCERT को फॉलो करो। PRT के लिए जो NCERT पूछी जाती है ना, वो 6 to 10 की NCERT पूछी जाती है। उसमें से लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप 6 to 10 की NCERT ज़रूर से ज़रूर फॉलो करो। ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो, बट हाँ, NCERT बुक आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपका क्वेश्चन छूटने के बहुत कम चांसेज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप NCERT का पूरा टॉपिक वाइज आप कवर कर ले रहे हो ना, खासकर जो इसका एग्जाम्पलर है, NCERT का जो एग्जाम्पलर है ना, वहाँ से पूरा आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, एज इट इज़ वहाँ से पूछ दिया गया है। तो आप जो है NCERT का एग्जाम्पलर सारा का सारा पहले एग्जाम्पलर्स कर जाओ, उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूरा करना ही पड़ेगा। इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। ये नहीं बोलूँगी थोड़ा सा पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं बताई हूँ ना, एटलीस्ट उतना तो करना ही पड़ेगा। इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन गारंटी है कि होगा। अगर आप इतना एकदम दिल से मेहनत से कर लेते हो ना, तो होगा। और आपको NCERT पढ़ने के लिए ना क्या करना है कि आप अभी टाइम क्या है, अब कम है। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, तो आप क्या करो ना कि जैसे क्लास 6 का NCERT चैप्टर वाइज
सब्जेक्ट वाइज आप यूट्यूब पे डालो, आपको वहाँ से लेक्चर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप उसको 2 से 3 बार पढ़ो, उसको जो इंपॉर्टेंस आपको नहीं आ रहा है ना उसको लिखो। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लग रहा है, क्योंकि आप क्या करोगे कि आप खुद से बुक पढ़ने बैठोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उस चीज़ को कवर करने में, टॉपिक को कवर करने में। उतना देर में आपको, आप अगर एक चैप्टर 1 घंटा में कर रहे हो ना, तो आप यूट्यूब से देख के ना उस चीज़ को बहुत अच्छे से और कम टाइम में कर लोगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप एनसीईआरटी इसी तरह से पढ़ो और आप एग्जाम्पलर उसका खुद से भी कर सकते हो। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो इसका एग्जाम्पलर आप ईजिली कर सकते हो, और एग्जाम्पलर से और जो हाईलाइटेड बुक्स में जो टॉपिक्स रहते हैं ना उससे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप पूरा अच्छे से कर लेना। और जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आता है ना वो एडिटेरिया से आया था, मतलब एडिटेरिया जो पूरी 300 पेज का था, वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिला था। मैं उसी से पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट की थी, सारा का सारा उसी से कंप्लीट की थी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया था। चाहे जो भी क्वेश्चन हो बिहार से, चाहे बिहार का भूगोल हो, बिहार का इतिहास हो, बिहार की भौगोलिक स्थिति हो, जो कुछ भी हो ना सब उसी से पूछा गया था। तो आप बिहार स्पेशल के लिए उसको कर लेना। बस एक प्रॉपर जो आप है ना, आपको स्ट्रैटेजी आप फॉलो करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन कभी नहीं ले पाता। जो सही तरीके से पढ़ता है ना और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, जिसका टॉपिक का रिवीजन अच्छे से रहता है ना, वही सिलेक्शन लेता है। सो आप ये फाइनल है कि आपका TRE 4 होगा, उसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद जल्द ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। क्योंकि TRE 1 जब हुआ तो लग रहा था 2 नहीं आएगा, जब 2 हुआ तो लग रहा था 3 नहीं आएगा, जब 3 हुआ तो लग रहा था 4 नहीं आएगा, बट सब हुआ था और ये भी होगा, 4 डेफिनेटली आएगा। बस आप लोग लग जाओ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए और तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। कोई भी हेल्प चाहिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। जितना बताई हूँ उतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा और डेफिनेटली होगा।